अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक तरफ इमरान खान की आज 9 मई के 2 मुकदमात में बरियत हुई है, साथ ही पार्टी 1971 के हालात और शेख मुजीबुर रहमान से मुतालिक इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट से की गई पोस्ट पर तकसीम का शिकार हो गई है और पार्टी के आम अफराद वजाहतें दे रहे हैं। साथ ही FIA ने इस पोस्ट पर इंक्वायरी का फैसला कर लिया है। तो दूसरी तरफ आज पाक फौज की फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अहम एलामिया सामने आया है, जिसमें एक दफ़ा फिर कहा गया है कि 9 मई के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाएगा। इसके बगैर मुल्क साजिशी अनासिर के हाथों यरगमाल रहेगा। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कितनी अहमियत रखती है और आज के एलामिया में मजीद क्या कहा गया है, इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मगर पहले सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस में इंट्रा कोर्ट अपील की बात करेंगे, जहां आज इमरान खान अडियाला जेल से एक दफ़ा फिर वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए और उनकी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से बराह रास्त बातचीत हुई। मगर समाअत आज एक दफ़ा फिर लाइव नहीं दिखाई गई। एक वक्त था कि जब इमरान खान की हुकूमत थी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजा था और जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी एहलिया ने बतौर साइल इसी अदालत में अपना केस लड़ा था और आज इमरान खान खुद बतौर साइल जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत में पेश हुए। एक वक्त था कि जब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने केस की समाअत बराह रास्त दिखाने की इस्तदा की थी, मगर इमरान खान की हुकूमत ने अदालत में इसकी मुखालफत की थी और फिर इस्तदा जजेस ने मुस्तरद भी कर दी थी। और आज इमरान खान की तरफ से समाअत लाइव दिखाने की इस्तदा की गई, जो जजेस ने 4-1 की अक्सरियत से मुस्तरद कर दी और इस हवाले से कमरा अदालत में बहस भी हुई। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि यह मुकदमा अवामी मुफाद और दिलचस्पी का है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने भी केस बराह रास्त नशर करने की हिमायत की और कहा कि मुकदमा पहले लाइव दिखाया जाता था, अब भी लाइव होना चाहिए। इस मौके पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि यह एक टेक्निकल केस है, इसमें अवामी मुफाद का मामला नहीं है और फिर बेंच मुशावरत के लिए कमरा अदालत से उठकर चला गया और फिर वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई तो 5 रुकनी बेंच ने 4-1 की अक्सरियत से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सिर्फ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस फैसले से इख्तलाफ किया। समाअत के आखिर में चीफ जस्टिस ने इमरान खान को बराह रास्त मुखातिब करते हुए कहा कि खान साहिब, आप खुद दलाइल देना चाहेंगे या ख्वाजा हारिस पर इन्हिसार करेंगे? तो इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं आधा घंटा दलाइल देना चाहता हूँ, मैं कैद तन्हाई में हूँ, मुझे ना तैयारी के लिए मवाद मिलता है और ना ही वकला से मुलाकात करने दी जाती है। चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि आपको मवाद भी फराहम किया जाएगा और वकला से मुलाकात भी होगी। तो इमरान खान ने चीफ जस्टिस से कहा कि अडियाला जेल में 1 विंडो ऑपरेशन है जिसे कर्नल साहिब कंट्रोल करते हैं, आप उनको ऑर्डर करें कि मुझे कानूनी टीम से मुलाकात करने दें। पहले भी वकला से मिलना चाहता था लेकिन मुमकिन नहीं हुआ, आप वकला से मेरी मुलाकातों का हुक्म जारी करें। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जवाब दिया कि आपके सामने ही हुक्मनामा लिखवाएंगे, अगर आप कानूनी टीम की खिदमत लेंगे तो फिर आपको नहीं सुना जाएगा। तो इमरान खान ने कहा कि ख्वाजा हारिस और 1-2 और वकला से मिलना चाहता हूँ। इसके बाद चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि इमरान खान से ख्वाजा हारिस जब मिलना चाहें मिल सकते हैं। इमरान खान को मुकदमे का तमाम रिकॉर्ड फराहम किया जाए, 50 लोग साथ लेकर ना जाएं, 1-2 वकील जब चाहें इमरान खान से मिल सकते हैं। दौरान समाअत इमरान खान ने चीफ जस्टिस से मजीद कहा कि आपसे बात करने का मौका शायद दोबारा ना मिले। 8 फरवरी और इंसानी हुकूक की पामालियों पर मेरी 2 दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। तो चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि आपके वकील कौन हैं इन केसेस में? तो इमरान खान ने जवाब दिया कि हामिद खान मेरे वकील हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हामिद खान को मालूम है कि केसेस कैसे जल्द मुकर्रर कराए जाते हैं। आज का केस नैब तरामीम के हवाले से है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी और चीफ जस्टिस ने कहा कि तारीख का ऐलान शेड्यूल देख कर करेंगे। जबकि आज वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। इसके अलावा दौरान समाअत वज़ीर आज़म के अदलिया में काली भेड़ों से मुताल्लिक बयान का भी तस्करा हुआ। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वज़ीर आज़म ने हमें काली भेड़ें कहा, फैसला पसंद आए तो जज ठीक और फैसला पसंद ना आए तो जज काली भेड़ें बन जाते हैं। बाकियों का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं अखबार पढ़ता हूँ और टीवी भी देखता हूँ। इस पर अटॉर्नी जनरल ने वजाहत की कि मौजूदा जजेस के बारे में ऐसा नहीं कहा गया। तो इस मौके पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल साहब, कहा गया कि कुछ काली भेड़ें हैं, वी आर नॉट ब्लैक शीप, वी आर ब्लैक बम्बलबीज। इस पर वजीर आजम को वैसे शक का फायदा दिया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल वजीर आजम को कहें कि जो गाली भेड़े हैं उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करें। एक तरफ आज इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, साथ ही उन्हें इस्लामाबाद की मकामी अदालत से 9 मई की 2 मुकदमात में जमानत मिली है। तो दूसरी तरफ 9 मई के हवाले से पाक फौज के अहम फोरम फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया सामने आया है। आपको बताएं कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फौज के बड़े फोरम्स में से एक है जो आमतौर पर
तंजीमी उमूर पर गौर करने के अलावा पेशा वराना हिकमत अमली, ऑपरेशनल और आम उमूर पर बातचीत करती है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में वुमन कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान और डीजी शरीक होते हैं, जबकि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सिर्फ कोर कमांडर्स और प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान ही नहीं बल्कि तमाम फॉर्मेशंस के कमांडर्स और डिवीजन कमांडर्स भी शरीक होते हैं। और आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये में जहां गजा की सूरत हाल, अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बात की गई है, तो वहीं यह भी कहा गया है कि फोरम ने इस बात पर जोर दिया कि साजिशी अनासिर जिन्हें गैर मुल्की हिमायत हासिल है, उन्होंने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी मकासद और मफादात के तहत डिजिटल दहशतगर्दी शुरू की है, जिसका वाज़ेह मकसद पाकिस्तानी कौम में मायूसी फैलाने की कोशिश है ताकि झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडा के जरिए कौमी इदारों, खास तौर पर मुसल्लह फ़ौज और अवाम के दरमियान तफरका फैलाया जाए। लेकिन कौम इनके मज़मूम अज़ाइम से पूरी तरह बाखबर है और इन नापाक कुव्वतों के अज़ाइम को यकीनी शिकस्त दी जाएगी। एलामिया के मुताबिक फोरम ने नोट किया कि मुल्क के मजबूरी मफाद में 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमों, हौसला अफजाई करने वालों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाना ज़रूरी है, और ये कि मुजरिमों को फौरी और शफाफ इंसाफ की फरहमी के बगैर और साथ ही रूल ऑफ लॉ के क़याम के बगैर मुल्क का इस्तेहकाम ऐसे साजिशी अनासिर के हाथों में हमेशा यरगमाल रहेगा। एलामिया के मुताबिक फोरम ने पायदार मुआशी तरक्की और गैर कानूनी सरगर्मियों के खात्मे के लिए हुकूमती इक़दाम की सपोर्ट जारी रखने का इरादा किया। पाक फौज के आम फोरम की तरफ से ये एलामिया सामने आया है, जिसमें 9 मई और सोशल मीडिया पर फौज मुखालिफ मुहिम के हवाले से सख्त पैगाम दिया गया है, जबकि इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट से मौजूदा हालात का 1971 के हालात और शेख मुजीबुर रहमान से मवाजना किए जाने पर आज हुकूमत भी हरकत में आ गई है। आज इमरान खान के ऑफिशियल एक्स हैंडल से मज़कूरा वीडियो अपलोड करने और पाक फौज के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने पर FIA के साइबर विंग ने बाकायदा इंक्वायरी का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान जेल में हैं और उनका ऑफिशियल एक्स हैंडल प्रोपेगेंडा अपलोड करने के लिए इस्तेमाल किया गया। FIA का साइबर विंग PTI के 4 लोगों से इस मामले पर बात करेगा, जिनमें खुद इमरान खान, बैरिस्टर गौहर खान, उमर अयूब और रऊफ हसन शामिल हैं। FIA टीम तयन करेगी कि मज़कूरा वीडियो इमरान खान ने खुद पोस्ट की या उनकी इजाज़त से की गई। ये भी देखा जाएगा कि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किसने बनाया और किसने चलाया। अकाउंट होल्डर की तरफ से ऐसा किया गया है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अगर अकाउंट होल्डर ने पोस्ट नहीं किया तो उन्हें अपना एक्स अकाउंट गैर कानूनी इस्तेमाल होने पर बंद करने की दरख्वास्त देना होगी। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान की एक्स हैंडल से की गई इस पोस्ट के बाद खुद तहरीक इंसाफ भी बैकफुट पर जाती नजर आ रही है और पार्टी में 2 इख्तलाफी राय सामने आ रही हैं। पहले पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने इमरान खान को इस पोस्ट से दूर रखने की कोशिश करते हुए वजाती बयान में कहा कि इमरान खान जेल में है तो वो उनके अकाउंट से की गई हर पोस्ट का हर लफ्ज़ नहीं देख सकते और ये पोस्ट सियासी तनाजुर में की गई थी। जबकि इस हवाले से PTI में इख्तलाफ राय से मुतालिक BBC में खबर शाया हुई है। BBC से बात करते हुए पार्टी के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि इमरान खान जेल में कैद हैं और पार्टी की जानिब से पॉलिसी बयान सिर्फ चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान, उमर अयूब और इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज दे सकते हैं। बैरिस्टर गौहर खान ने जो बात की है वो बिल्कुल सही है कि ये एक सियासी तनाजुर में की गई बात थी, जिसका मकसद ये समझाना था कि अवाम की जानिब से मिलने वाले मैंडेट की इज्जत की जाए। BBC के सवाल के जवाब में अली मोहम्मद खान ने कहा कि बाकी कुछ चीज़ें जो इस वीडियो में मुसल्लह अफवाज के बारे में थीं उन्हें मैं नामुनासिब ही कहूँगा। पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान एक नापसंदीदा शख्सियत है और मेरे ख्याल में उनका मवाजना इमरान खान से करना इमरान खान के साथ ज्यादती है, क्योंकि इमरान खान एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है। अली मोहम्मद खान ने मजीद कहा कि इमरान खान इस वक्त जेल में है। जब तक वो अपने मुंह से कोई बात नहीं करते या उनकी बात चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान नहीं करते तो तब तक इसकी हकीकत पर सवालिया निशान उठ सकते हैं। BBC के मुताबिक PTI की सोशल मीडिया टीम के अफराद पार्टी क़यादत के बयानात से इत्तफाक नहीं करते। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुशीर और नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब। मगर पहले बात करेंगे नैब तरामीम केस में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत की, जहां वीडियो लिंक पर इमरान खान साहब पेश हुए। आज आमना सामना हुआ चीफ जस्टिस का और इमरान खान का। क्या माहौल था, क्या बातें हुई? कमरा अदालत में मौजूद थे जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साहब, जो आज समाअत हुई इसकी तफसीलात हमने रखी। ये ऐसे वाक़यात हैं जो तारीख़ में कम होते हैं, आपने खुद देखा। माहौल कैसा था और क्या कहा जा सकता है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और इमरान खान के दरमियान जो बातचीत हुई वो अच्छे माहौल में हुई? इमरान खान साहब को बाकायदा बोलने का मौका मिला, उन्होंने अपनी बात की, या कहीं ना कहीं मामला ठीक नहीं लगे? नहीं, बिल्कुल जो अदालत का माहौल भी था वो गो के उससे पहले ज़रूर जब लाइव स्ट्रीमिंग की बात हो रही थी और उसके ऊपर जजेस की जो है वो एक मुख्तलिफ राय थी, जस्टिस अतर मिनल्ला की और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। लेकिन उसके बाद जब बेंच जो आके बैठा है और फिर जब सारी समाअत शुरू हुई और उसमें मखदूम अली खान ने अपने साथ तमाम दलाइल जो थे वो दिए
और फिर उसके बाद जब अदालत ने ख्वाजा हारिस से पूछा कि आप जो है वो अपने दलाइल के लिए कितना वक्त जो है वो लेंगे, तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 2 से 3 घंटे जो हैं वो अपने दलाइल के लिए देंगे। और इसी मौके पर फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं उन्होंने वीडियो लिंक के ऊपर जो इमरान खान मौजूद थे उनसे कहा कि कैन मिस्टर खान हियर मी, कैन मिस्टर खान हियर मी। तो उस पर जो वीडियो लिंक पे पहले आवाज़ नहीं आ रही थी, तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा सॉरी वी कांट हियर यू। तो जब आवाज़ आई तो आवाज़ के अंदर जो है वो इमरान खान ने कहा कि मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि नाउ वी कैन हियर यू। तो उसमें फिर उन्होंने कहा कि मुझे जो है एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, यहाँ पर कोई लाइब्रेरी मौजूद नहीं है, एक विंडो के ज़रिए जो है वो बातचीत होती है और उसकी निगरानी भी की जाती है। तो कोई मटेरियल जो है वो हमारे पास दस्तयाब नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, हम आपको जो नैब केस के जो मुतल्लिक मटेरियल है, जो भी अदालत का मवाद है, मटेरियल है, वो सब जो है वो आपको फराहम करना चाहते हैं। तो फिर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्योंकि ये एक टेक्निकल मामला है, तो आप चाहते हैं कि आप खुद एड्रेस करें या आपकी, क्योंकि पहले भी आपकी 6 वकला की टीम थी और ख्वाजा हारिस सब यहाँ पर हैं और वो बड़े ग्रेशियसली उन्होंने फ़ीस भी नहीं चार्ज करेंगे। तो उन्होंने कहा कि वो ख्वाजा हारिस जो हैं वो बिल्कुल वो उनकी तरफ से करेंगे, लेकिन मुझे भी 30 मिनट का वक्त जो है वो मिलना चाहिए। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, आप हम ख्वाजा हारिस जो है वो उनसे मिलने के लिए आपको कह देते हैं। और फिर ख्वाजा हारिस से पूछा गया कि आप जो है वो वहाँ पर जाकर जो जेल के अंदर उनसे मुलाकात कर सकते हैं, तो आप बताएं कि कितने वकला के साथ आप जाना चाहेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस साथ ही कहा कि ये एक फैसिलिटी है और इसको मिसयूज़ नहीं किया जाना चाहिए। तो उस पर जो है वो ख्वाजा हारिस ने कहा कि जैसा अदालत हुक्म करती है। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करें कि आप और 2 वकला जो भी आपकी मर्ज़ी के हैं आप उनको मिल सकते हैं। और फिर ये भी कहा कि ये नहीं है कि सिर्फ एक मुलाकात आप कर सकते हैं, बल्कि जब नेक्स्ट हेयरिंग है उस हेयरिंग से पहले भी जो है वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आप उनसे जाकर के मुसलसल मुलाकात करके उनके साथ उनसे एडवाइस के ले सकते हैं। तो इस पर जो है वो इमरान खान को दोबारा इस दौरान में जब ये गुफ्तगू हो रही थी तो इमरान खान जो है वो अपना हाथ बुलंद करते थे और कहते थे कि सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो फिर उस पर जो है वो अदालत ने कहा कि ठीक है, क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो नैब तरामीम का केस है ये सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट का केस है। और इस हवाले से फिर उन्होंने कहा कि मैं एक और दरख्वास्त भी करना चाहता हूँ कि हमारी 2 दरख्वास्तें हैं जो ह्यूमन राइट्स से मुतल्लिक हैं, जिस तरह से हमारी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है, फिर दूसरी एक और जुडिशल कमीशन के क़याम के हवाले से जो है वो। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी जो 8 फरवरी के इंतखाबात में बिगेस्ट रॉबरी जो है पब्लिक मैंडेट के ऊपर हुई है, तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मामला हमारे सामने नहीं है, हमारे सामने इस वक्त नैब तरमीम का मामला है, जब वो मामला हमारे सामने आएंगे तो देखेंगे। और उन्होंने पूछा कि इनमें आपके वकील कौन हैं, तो उन्होंने चीफ जस्टिस ने जब पूछा इमरान खान से तो उन्होंने कहा कि हामिद खान मेरा वकील है। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हामिद खान इस अदालत के और सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील हैं, तो ठीक है, जब हमारे सामने वो मामला आएगा तो हम उसको देखेंगे। तो सर ये वाली जो बात है सिद्दीक साहब, ये वाली जो बात है इस पर कहा जा सकता है कि कम से कम अगर हामिद खान साहब इसको रेस करते हैं तो 8 फरवरी और इंसानी हुकूक की पामालियों पर जो 2 बात कर रहे थे इमरान खान साहब, उसको जल्दी टेकअप कर लिया जाएगा, इस बात का इशारा समझा जाए। देखिए ये तो अगर आप अदालत के अंदर अगर आप पिटीशन दाखिल करते हैं और फिर उसके बाद अगर फिक्स नहीं हो रही है तो अमूमी तौर पर और तरीक़ाकार भी यही है कि अर्ली फिक्सेशन के लिए जो है वो दरख्वास्त दी जाती है उस वकील की जानिब से। तो अभी इस किस्म की दरख्वास्त नहीं है। और फिर अब क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग के अंदर अब जो फैसले हैं बिलखुसूस 184(3) के हवाले से वो जजेस की कमेटी करती है। अब जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस की कमेटी है उसमें चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। अब जस्टिस मंसूर अली शाह भी मुल्क के अंदर अभी नहीं हैं और फिर ज़ाहिर है कि कमेटी की मीटिंग जो है वो उसके अंदर आएगी और वो
अमूमन जो है 15 दिन के बाद या महीने में एक मरतबा ज़रूर होती है, जिसके अंदर बेंचेस की तश्कील और दीगर मामला जो हैं वो ज़ेर गौर आते हैं और उसके ऊपर जजिस कमेटी का फैसला होता है कि आया जो पिटीशंस हैं वो आइन और कानून के तहत काबिल समात भी हैं 184(3) के नीचे लगाई जाएं या नहीं लगाई जाएं। तो ये अब जो नया तरीक़ाकार है और इसमें ज़ाहिर है कि जो उनकी दरख्वास्तें हैं तो वो उसके अदालत को जब बताया जाएगा तो फिर अदालत या जजिस की कमेटी जो है, क्योंकि बिल्कुल ये जो दोनों दरख्वास्तें हैं ये 184(3) के नीचे हैं, तो वो जजिस की कमेटी ने यह फैसला करना है। सर साथ में ये भी बताइएगा कि जो वज़ीर आज़म का बयान था काली भेड़ों के हवाले से, अब अटॉर्नी जनरल साहब ने ये तो कह दिया कि मौजूदा जजिस के बारे में नहीं कहा गया था, हालांकि वज़ीर आज़म का बयान बड़ा वाज़ेह है कि उन्होंने मौजूदा जजिस के हवाले से ही ये बात की थी। अब ये समझा जा सकता है कि फिर वाकई मामला रफा दफा हो गया आज अटॉर्नी जनरल के एक्सप्लेनेशन के बाद। इसको अभी इस तरह से हम हतमी तौर पे तो नहीं कह सकते हैं कि आया मामला रफा दफा हो गया या नहीं हो गया, क्योंकि बेंच के दो फाजिल जज साहबान बिलखसूस जस्टिस जमाल मंदोखेल उनकी जानिब से कहा गया कि जब कोई फ़ैसला पसंद नहीं आता तो फिर इस तरह की बात की जाती है, काली भेड़ें कहा जाता है, और अगर फ़ैसला हक में आए तो फिर मामला दूसरी तरह से होते हैं। और इस पर फिर जस्टिस सतर मिनल्ला जो हैं वो उनका एंट्री हुई और उन्होंने ये कहा गया कि हम वी आर ब्लैक शिप्स, वी आर नॉट ब्लैक शिप्स बट वी आर ब्लैक बम्बल बीज, और इसमें जो है वो प्राइम मिनिस्टर को शक का फ़ायदा दिया जा सकता है। तो इस पर जो है वो अदालत में जो है वो कहका भी लगा और फिर अटॉर्नी जनरल ने एक वजाहत भी की। उन्होंने कहा कि क्योंकि वहाँ पर वो पनामा का मामला था और उस हवाले से ही जो है वो उसके रिमार्क्स हैं, लेकिन उसके बाद फिर जब अदालत ने अपना ये हुक्म डिक्टेट किया तो फिर उठते हुए जैसे सतर मिनल्ला जो हैं उन्होंने फिर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है उसको रिमाइंड करवाया। उन्होंने कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर ब्लैक समझते हैं कि अदलिया के अंदर ब्लैक शिप्स हैं तो फिर वो उनके खिलाफ रेफरेंस लेके आए। तो बज़ाहिर तो जो है वो अगर हम देखेंगे पिछली मरतबा भी ऐसा ही हुआ था जब फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल जो हैं उनको कंटेम्प्ट के नोटिस किए गए थे, तो उसमें भी जस्टिस अतर मिनल्ला ने आखिर में ये बात कही थी कि एक प्रॉक्सीज के ज़रिए अब हमें क्या धमकियाँ दी जा रही हैं। तो उसके बाद जो है वो फिर रजिस्ट्रार के एक नोट के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हुई थी। लेकिन बज़ाहिर जो है वो लगता है ऐसा है कि आज की समात के अंदर जो काली भेड़ों के हवाले से या इन अल्फाज के ऊपर जो एक्सचेंज हुआ है, जो रिमार्क्स आए हैं, उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद एक लाइटर मोड के अंदर है और एक बात कही गई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, तो जैसे सतर मिनल्ला ने उसका एक जवाब जो है वो दे दिया। तो अब एक स्कोर जो है वो अगर सेटल हो गया है दोनों तरह से, तो फिर मामला आगे बढ़ाने से क्या फ़ायदा या हासिल होगा। बहुत शुक्रिया कमिश्नर साहब इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। हमारे साथ मौजूद है राना सानुल्लाह साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राना साहब ज़ाहिर पहले ISPR की प्रेस रिलीज़ हो, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो, आज फिर फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस, एक दफ़ा फिर 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमों की हौसला अफजाई करने वालों, सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाना ज़रूरी है। अब अस्करी क़यादत बार बार इसका इजहार कर रही है। आज मज़ीद 2 केसेस में इमरान खान साहब की बरियत हो गई 9 मई के मुकदमात के हवाले से, तो वहाँ से जब बार बार इजहार हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? ये मामला प्रोसिक्यूशन सही आगे नहीं बढ़ा पा रही है, सबूत है तो सामने रखे जाएं और बढ़ाया जाए, बार बार की प्रेस रिलीज आ रही हैं। देखें, ये यकीनन जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसका मुतालबा जो है वो इस मुल्क के जो निज़ाम इंसाफ है उससे है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन तो उसी के तहत होनी है। तो उनका ये बिल्कुल मुतालबा 9 मई 2023 से है और आज तक है कि इस बारे में जो है वो सही तौर पे प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकी और जो लोग इस वाक़े में मुलव्वस थे वो अभी तक जो है वो उनमें से चंद को सज़ा हुई है, लेकिन जो उसके असल मनसूबा साज हैं या जिन लोगों ने 9 मई को 9 मई बनाया, तो वो लोग जो हैं वो अभी तक जो प्रोसिक्यूशन के डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं तो उन्हीं में जो है वो उलझे हुए हैं या उन्होंने उलझाया हुआ है निज़ाम को, तो उसका फ़ैसला नहीं हो पा रहा। अच्छा, प्रोसिक्यूशन पहले निगरान हुकूमत थी, अब आपकी हुकूमत आ गई है, प्रोसिक्यूशन आप लोग
सही नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों के लिए ये प्रेस रिलीज आ रही हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि निगरान हुकूमत जो है उसे इस बारे में जिस तरीके से काम करना चाहिए था, और इसमें अगर इसको प्रोसिक्यूशन जो है वो एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत होनी थी, तो उसमें भी आपके इल्म में होगा कि वहाँ पे भी 7 दिन का जिक्र है, कि स्पीडी ट्रायल का जिक्र है। तो ये इन्वेस्टिगेशन का अमल जो है वो विदिन टाइम मुकम्मल होना चाहिए था, और इनके चलान जो हैं वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में जाते, या जो मिलिट्री कोर्ट्स में है वहाँ पे जाते, और जो वो पेंडेंसी रही है अब तक सुप्रीम कोर्ट में, उसका भी अमल दखल है इसमें। तो इसलिए वो तमाम यानी अदारे या वो तमाम अथॉरिटीज़ जो इस डिले के ज़िम्मेदार बनते हैं, तो उन सभी से मुतालबा है इस यानी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि उनकी पोजीशन जो है, दिफाई अदारे की पोजीशन जो है वो तो इस मामले में एक मुद्दई की है। ये प्रोसिक्यूशन जो है ये जुडिशरी ने करनी है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो केयर टेकर सेटअप ने करनी थी, या उसमें अगर कोई अभी भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो ज़ेर तजवीज़ है तो वो मौजूदा गवर्नमेंट ने करनी है। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इसमें डिले भी हुआ है और इसमें कोताही भी हुई है, और इसमें अदालतों की तरफ से जो वो स्टे के मामलात हैं वो भी हायल हुए हैं, जो कि हमारे आइनी और कानूनी तकाज़े हैं, जिसकी वजह से प्रोसिक्यूशन जो है वो अक्सर केसों में, और जो बात है कि 15-15 साल 10-10 साल फैसले नहीं होते, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें हायल है। मगर राना साहब, अब आपको लगता नहीं कि टाइम बहुत गुजर गया, 1 साल हो गया, एक जो नैरेटिव था वो नैरेटिव इमरान खान साहब उल्टा बनाने में कामयाब हो गए। अब तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इसको कहते हैं। पहले कम से कम कहीं ना कहीं कहते थे मेरे कारकुन और कहाँ जाते, मुझे इस तरीके से गिरफ्तार किया, रेंजर्स ने किया तो मेरे कारकुनों ने यहीं प्रोटेस्ट करना था। मगर अब तो वो साफ साफ सारी जिम्मेदारी ये डालते हैं कि ये सारा का सारा थी ही हमारे खिलाफ साजिश। तो अब बहुत सारा पानी सर से गुजर गया है, 1 साल गुजर गया, अब ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुँच नहीं पाएगा, बावजूद इसके कि प्रेस रिलीज में इस बात का जिक्र किया जा रहा है। शाहजेब वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं, बिल्कुल साफ झूठ बोल रहे हैं। उन्हें खुद पता है कि वो खुद इसमें मुलव्वस हैं, उनकी लीडरशिप जो है वो इसमें मुलव्वस है, उनकी अपनी आवाज़ें हैं, उन्होंने खुद ट्वीट किए हैं, खुद उन्होंने उस दिन जो है वो इधर उधर मैसेज भेजे ताकि उनके नंबर बने कि जी हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया है। तो ये कोई फास्ट फ्लैग ऑपरेशन नहीं है। ये लोग जिनको इसमें चलान किया गया है या जिनको इसमें अलज किया गया है, उनके इसमें मुलव्वस होने या गुनाहगार होने में कोई शुबा नहीं है। ये बिल्कुल 2+2 4 केस है। अब इसमें यह है कि अदालतों में जो है वो डिले हो रही है या हुई है, और उसमें ख़ास तौर पे जो स्टे था कि जब इनको फ़ौजी अदालतों में चलाने की कोशिश की गई तो वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया। वो स्टे जो है तकरीबन कोई 10 महीने बाद जब वो दोबारा केस लगा तो फिर कहा गया कि जी जिन लोगों को आपने बरी करना है या जिन लोगों को उतनी सज़ा देनी है जितनी देर उन्होंने जेलों में गुजारी है तो उनका फ़ैसला कर दें, बाकी फ़ैसले रहने दें। तो वो पेंडेंसी जो है वो अभी भी आ रही है। और दूसरे जो केसेस एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में हैं तो वहाँ पे भी किसी जगह पे गवाह नहीं पेश हो रहा है, किसी जगह पे वकील नहीं पेश हो रहा है। जो एक हमारे ये जो निज़ाम अदल है या जो हमारा प्रोसिक्यूशन सिस्टम है उसके जो लाकूनाज हैं उससे जो है वो मुलज़म फ़ायदा उठाते हैं और उस वजह से डिले बहुत सारे केसेस थे जिसमें रहनुमा जो है ये बहुत सारे केसेस थे जिनमें रहनुमा गिरफ्तार थे, पेश भी बाकायदा हो रहे थे, उनके वकला भी पेश हो रहे थे, मगर फिर बाद में कभी एमपीओ के तहत कभी किसी दूसरे केस में उन्हें गिरफ्तार किया जाता। अब खवातीन हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, दीगर खवातीन हैं, वो तो कैद में हैं, पेश भी हो रही हैं, वकला भी पेश हो रहे हैं, मगर कभी एक कभी दूसरा केस। तो उन्हें कौन सा रिलीफ मिल गया जो पेश हो रहे हैं, या उन्हें कौन सी सजाएं मिल गई? जैसे इसमें प्रोसिक्यूशन का जो स्टे हुआ ना उसकी वजह से, जिस तरह से मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि 10 महीने से तो वो स्टे ही चल रहा है और 10 महीने बाद जब वो केस लगा है तो अब भी उसका फ़ैसला नहीं हुआ। अब भी उसका जो है वो फ़ैसला इन बिटवीन है। हालांकि अगर ये आर्मी चीफ़ ने
ये फ़ैसला किया था कि क्योंकि हमारे घरों पे हमारे जो है वो कंटोनमेंट एरियाज़ में ये सारी कार्रवाई की गई है, वहाँ पे हमला हुआ है, जुर्म हुआ है, तो इसको हम आर्मी एक्ट के तहत जो है वो प्रोसीड करेंगे। अगर आर्मी एक्ट के तहत प्रोसीड करते तो विद 30 या 60 डेज इनके फैसले हो जाते। मगर जो लोग बेगुनाह थे वो बरी होकर घर जाते, मगर जो गुनाहगार थे वो अब तक अपनी शायद सज़ा पूरी कर चुके होते। लेकिन ये जो स्टे हुआ है, प्रोसिक्यूशन जो रुकी है, उस वजह से अभी तक रुकी हुई है। वैसे मगर जिनकी कस्टडी ले ली थी उसके ऊपर स्टे हुआ, फिर कुछ की सज़ाएं हो भी गई, मगर डॉक्टर यास्मीन राशिद होश या दीगर जो रहनुमा थे, शहरियार आफरीदी, अली मोहम्मद खान, ये इन सबको की कोई मिलिट्री में कस्टडी थोड़ी ली गई थी, या जो ख़वातीन हैं उनकी थोड़ी कस्टडी ली गई है मिलिट्री में। वो तो एंटी टेररिज्म उसके तहत चल रहे हैं और वो बाकायदा तौर पर कैद भी हैं। लेकिन इनके केसेस जो हैं उनको डिसाइड किया गया था कि उनको जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जाए। नहीं साहब, नहीं किया गया था। कुछ की जो है वो कस्टडी ली गई थी, कुछ की कस्टडी जो है वो अभी इन प्रोग्रेस थी, तो उसमें बाद में जो है वो स्टे हो गया। जिन साहिबान का आपने नाम लिया है, मेरा ख्याल है कि वो GH के हमले के में उनको मुलव्वस करार दिया जा रहा है। तो बिल्कुल वो केस जो है वो तो मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल होने वाले केसेस में था। साहब अगर देखिए, एक तो ज़ाहिर है अभी तक की जो एविडेंस है वो सामने रखी जाए, मामला आगे बढ़ाए जाए, बजाय इसके कि वज़ीर आज़म ने काली भेड़ें कह दिया जजिस को कि वो जी इमरान खान को रिलीफ देना चाहते हैं। आज जब उठाया सवाल, जैसे जमाल मंदूखेल ने, जैसे अतर मिनल्ला ने, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो मौजूदा जजिस को नहीं, रिटायर्ड जजिस के बारे में रिमार्क था। अब तो खड़े रहते बात पर, क्योंकि वज़ीर आज़म ने तो बाकायदा मौजूदा जजिस के बारे में बात की थी। जैसे अतर मिनल्ला ने कहा कि जी फिर रेफरेंस लेके अगर काली भेड़ें नहीं, लेकिन जिन लोगों ने ये सवाल उठाया है वो लोग तो काबिल फ़ख्र जजेस हैं। उनके फ़ैसले, उनका जो अपना है यानी मयार इंसाफ करने का, उसके ऊपर तो मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर आज़म का उनकी तरफ इशारा था या वज़ीर आज़म का उनसे मुतल्लक जो है वो मौक़िफ़ था। लेकिन हाँ, जजेस में ऐसे लोग रहे हैं, अब भी कोई जो है वो कह नहीं सकता कि कोई नहीं होगा, लेकिन किसी को खैर नाम तो नहीं लिया जा सकता। तो जिन लोगों को आज हम याद कर रहे हैं और जिन लोगों के फ़ैसलों से मुतल्लक, अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो फ़ैसला आज 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एक दबाव में गलत फ़ैसला था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ नहीं दिया गया। मियां नवाज शरीफ के केसेस के जो आप फ़ैसले हुए हैं, तो उसके बाद आप उन जजेस को जो उस वक्त इन चीज़ों को करने में जो है वो पेश थे, उनके मतलब क्या अल्फाज आप इस्तेमाल करेंगे? ये इंतहाई वैसे बाइस अफसोस बात है, लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ है, ये हमारी तारीख़ का हिस्सा है। मगर राना साहब, एक वक्त था इमरान खान साहब का जब अच्छा टाइम चल रहा था, ताल्लुकात उनके बहुत अच्छे थे, तो जिसको दिल चाहता था जेल में डाल दिया। ऐसे ऐसे मुकदमात बनाए गए, एहसन इकबाल के साथ ज़्यादती की गई। हमने देखा कि शाहिद खान अब्बासी साहब हों, मिफ्ता इस्माइल साहब हों, मरीम नवाज़ साहिबा हों, कैसे कैसे मुकदमे बनाए गए। आपके साथ तो सबसे काला मुकदमा अगर किसी का बना तो वो आपके ख़िलाफ़ बना, जो सबसे ज़्यादा ज़्यादती आपके ख़िलाफ़ की गई। मगर फिर जब अच्छा टाइम ख़त्म हुआ तो कुछ नहीं हो पा रहा था उनसे। अब मसला ये है कि यहाँ पे अगर कुछ केसेस मेरिट पर भी बनते हैं, जिसमें 9 मई तो जाहिर है जो वायलेंस हुआ वो सब ने देखा और बहुत ही अफसोसनाक है। आपको नहीं लगता कि वो अब वक्त निकल गया कि अब मामलात आगे बढ़ाई जाएं और सज़ाएं दी जाएं? जो वक्त था वो निकल गया। नहीं, देखें शाहजेब, झूठ के लिए कोई वक्त भी नहीं होता और सच जो है वो हर वक्त कायम रहता है। वो 45 साल बाद भी सच होता है, वो 5 साल 6 साल बाद भी सच होता है। झूठ जो है वो उस दिन भी झूठ होता है और साल बाद और 10 साल बाद भी वो झूठ होता है। 9 मई का वाक़या जो है ये एक सच है, ये एक हकीकत है, और इस हकीकत को और 9 मई के दिन जो जुर्म हुआ है उसको सरजद करने और करवाने के लिए बाकायदा पूरा 1 साल जो है वो बानी PTI ने मेहनत की है। एक एक दिन, एक एक उसका एक्शन जो है इस बात का गवाह है। इसलिए इसके लिए कोई वक्त जो है वो नहीं गुजरेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें उनका मिलिट्री ट्रायल होना है, तब भी अगर मिलिट्री ट्रायल नहीं होना तो उन्होंने आम जो ऑर्डनरी एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं वहाँ पे ट्रायल होना है। ये अब हो जाना चाहिए,
अब इसमें फर्दर जो है ये स्टे ऑर्डर्स और फर्दर जो है वो पिटीशन जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब को इस बात का नोटिस लेना चाहिए और जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसका भी कमो बेश मेरा ख़्याल है कि जो उनका मुतालबा है या उनकी रिक्वेस्ट है या उनका जो कहना है वो उसी तरफ इशारा है। तो ये जो है उनको चाहिए कि इसके रास्ते में जो हायल स्टे ऑर्डर्स वगैरह हैं उनको ख़त्म किया जाए और मिलिट्री ट्रायल होना है तब भी तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास ही अपील आनी है ना, तब वो कौन सी सज़ा जो है वो फाइनल हो जानी है। और अगर उन्होंने एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चलना है तो वहाँ पे चले और ये फ़ैसले जो है वो होने चाहिए। बहुत शुक्रिया सनोर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, मगर क्या वाकई फ़ैसले हो पाएंगे या वक्त गुजर गया है और अंदर खाने हो क्या रहा है? क्या कोई बातचीत का दरवाज़ा भी खुल रहा है? बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। क्या होने जा रहा है, मामला किस तरफ जा रहा है? हमारे साथ सीनियर साहब ज़ैकार उमर चीमा साहब। चीमा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तहरीक इंसाफ ने जवाब दिया, जवाब ही नहीं दिया बल्कि सोशल मीडिया पर बाकायदा मजाक बनाया। आज फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस होती है और एक पैगाम आता है, फिर 9 मई के मुजरिमों के खिलाफ फौरी, शफाफ, अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासिर के हाथों यरगमाल रहेगा। इस बात का इजहार किया जाता है। आज ही 9 मई के 2 मुकदमात में इमरान खान साहब की बरियत भी होती है। किस तरह इस पैगाम को लिया जाए? कुछ सख्त होने जा रहा है या अब चीज़ें कंट्रोल में उस तरीके से आएंगी नहीं बार बार इजहार किए जाने के बावजूद? देखिए शाहजेब, मैं समझता हूँ कि ये बात बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनके पास एविडेंस है तो इन्हें कुछ कर देना चाहिए। अदरवाइज़ ये है कि इससे जो ओवरऑल जो एक बयान की संजीदगी है वो ख़त्म हो जाती है। लोग पहले समझते थे कि आर्मी चीफ की तरफ से कोई बयान है या ISPR की तरफ से कोई बयान आया तो उसको लोग अगर संजीदा लेते थे, तो अब उन्हें लगेगा कि इस बयान से ज़्यादा अहमियत नहीं है या वो किसी को डराने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं अब। और इस मामले में PTI वाले जो हैं वो काफ़ी कामयाब भी हैं। उनकी तरफ से ये बात आती है, वो कहते हैं कि वो किधर गई CCTV फुटेजेस, वो किधर और एविडेंस इनके पास किधर है, अभी तक वो केसेस क्यों नहीं चल रहे, कोई इस तरह के सवालात करते हैं। इससे एक आम आदमी कंफ्यूज होता है, डेफिनेटली होता है। जब वो ये कहते हैं कि 9 मई के मुल्ज़िमान के बारे में अभी तक क्या हुआ है, तो हमें तो इतना नहीं आइडिया कि क्या हुआ है, इनको बताना चाहिए कि क्या हुआ है। बाकी जो ये कह रहे हैं कि इनको छोड़ा नहीं जाएगा या रैद नहीं की जाएगी, तो एविडेंस लेकर आए, बताएं जी कि हम ये एक्शन कर रहे हैं। इनकी तरफ से एक्शन होना चाहिए, बार बार वो अपने अज़म का इयादा नहीं होना चाहिए। अगर उनके पास कोई इस तरह की चीज़ है तो उन्हें करना चाहिए। अब दूसरी तरफ से ज़ाहिर एक सख्त रवैया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी। ट्वीट्स हो रहे हैं, अब ट्वीट्स के ऊपर तहकीकात की बात हो रही है कि FIA बाकायदा तौर पर देखेगा कि कौन करता है ट्वीट्स, इमरान खान के अकाउंट से कौन करता है ट्वीट। यह आपको लगता है किसी मंतक के अंजाम पर मामला पहुँच पाएगा? इमरान खान साहब तो जेल में हैं, तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स मुमकिन तौर पर जो लोग चलाते होंगे उनके जो सोशल मीडिया टीम है वो मुल्क से बाहर हो। देखिए, इसकी तो या तो इमरान खान को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और या फिर इनको ये कहना चाहिए कि इमरान खान का अकाउंट सस्पेंड करें। एक तो यही है ना कि इमरान खान अगर कहते हैं जी मुझे पता ही नहीं है, तो क्या वो चाहेंगे कि उनके बारे में कोई ऐसी वीडियो कभी कोई उनके अकाउंट से अपलोड कर दे जो कि इमरान खान चाहेंगे वो ना हो? तो अगर सारी चीज़ें उनके मजाज के मुताबिक हो रही हैं तो वो इसमें शरीके जुर्म हैं। अगर वो फिर भी इनकार करते हैं या हम उनको शक का फायदा देते हैं, तो फिर तो इन्हें एक ट्विटर को एक रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए कि ये बंदा इस टाइम जेल में है और इसकी अपने अकाउंट हैंडल तक कोई एक्सेस नहीं है, हमें पता नहीं है और इमरान खान को भी नहीं आइडिया कि वो अकाउंट कौन ऑपरेट कर रहा है। तो लिहाजा जब तक वो बाहर नहीं आते तो इस अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि इसको मुख्तलिफ किस्म के इस तरह के कोई प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जिसको इमरान खान की पार्टी को डिसोन करना पड़ता है। तो ये मुतालबा जाना चाहिए, इनकी तरफ से जाना चाहिए। बल्कि ये जब ये कह रहे होते हैं जी कि हमें पता नहीं है, ये इमरान खान को नहीं पता, तो ये PTI के जो चेयरमैन है गौहर साहब, इनको कहें, ये पिछले दिनों इनका बयान आया था ना, इनको कहें कि इमरान खान के बिहाफ पे एक लेटर लिख दें, उधर एलॉन मस्क को लेटर लिख दें कि इनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दें। अगर वो नहीं लिखते तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को अपने लेवल पर करना चाहिए।
बजाय इसके कि इनकी वो छेड़ बना लें, आए दिन कोई नई चीज़ आती है। अभी तो इंटरव्यू भी आ गया, वो मेहदी हसन है, उनका इंटरव्यू भी चल गया, तो क्या इनको पता है कि उधर से कौन से सवालात, किसने सवालात भेजे हैं? अगर कोई ज़्यादा कोई कंट्रोवर्शियल बात होती है तो फिर 4 दिन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं कि इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल किस तरह छपा है, और मिलता कुछ भी नहीं, और फिर आगे चीज़ें उस तरह की एज यूजुअल चलती हैं। तो इससे इनकी ओवरऑल अपनी अथॉरिटी, अपनी पोजीशन और संजीदगी अंडरमाइन होती है, इससे कोई इनको फायदा नहीं हो रहा। साहब, और इस सारी सूरत हाल में ज़ाहिर दोनों तरफ से सख्त बयानात हैं, तो आपके ख्याल में इस वक्त फाइट का ही माहौल है, या फिर ये फाइट का माहौल टॉक फाइट के माहौल में बदलेगा जितना प्रेशर बिल्ड हो रहा है? देखिए, मैं समझता हूं कि जो तरीका इमरान खान इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर दूसरी पार्टी चाहे भी, अगर इसमें एस्टेब्लिशमेंट चाहे भी, तो वो फैसला नहीं कर सकते। और उसकी वजह यह है कि इमरान खान जो है ना इनका कोई गारंटर है, और इनका मामला सिर्फ फौज के साथ नहीं है। इनका मामला जो हमारे सऊदी अरब, जो जिनको हम अपने दोस्त ममालिक कहते हैं, सऊदी अरब है, यूएई है, चाइना है या टर्की है, वो भी इनको नापसंदीदगी की नज़र से देखते हैं। और इनके बहुत सारे मामलात हमारी हुकूमत ने या जो फौजी स्टेब्लिशमेंट है उसने जो उनके साथ ठीक किए हैं, उसमें भी किसी हद तक ये एश्योरेंस भी शामिल है कि अभी इमरान खान जैसे लोग जो हैं वो नहीं होंगे। तो अगर ये करना भी चाहें तो इनको फिर कंसेंट की ज़रूरत है, रजामंदी की ज़रूरत है। दूसरी तरफ इमरान खान है, इमरान खान को भी हम जितना समझते हैं, एक आम तासर यह है कि पार्टी जो है इमरान खान चला रहे हैं, लेकिन इमरान खान भी अकेले नहीं है जो चला रहे हैं पार्टी। इमरान खान का हो सकता है कि उसमें जो उनकी अपनी डिसीजन मेकिंग है उसमें उनका को 50% किरदार हो, उससे पीछे जो 50% है वो बुशरा बीबी का होता है कि बुशरा बीबी जो है वो जो इस्तिहारा करती हैं उसकी बुनियाद पे उन्होंने फैसले करने होते हैं। तो लिहाजा वो भी कोई इतने फ्री एजेंट नहीं है। तो ये जो सूरत हाल बन रही है, इसमें आई डोंट नो, ये एक अनचार्टेड टेरिटरी है। हम कभी इस लेवल तक गए नहीं है, हमने अपनी तारीख में देखा नहीं है कि चीज़ें इस लेवल तक जाएं। तो अभी भी कोई आइडिया नहीं हो रहा कि ये इसका एक पॉइंट ऑफ कल्मिनेशन क्या है या अंजाम क्या है। बहुत शुक्रिया वशिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। किन किन नए सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाया जाएगा और कौन कौन सी अशिया पर टैक्स सस्ता ख़त्म किया जाएगा, IMF की तजावीज़ पर हुकूमत कितना अमल दरामद करेगी, इस हवाले से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम की खबर के मुताबिक आइंदा माली साल FBR के लिए 12,900 अरब रुपए टैक्स हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। FBR को आइंदा माली साल 1,500 अरब रुपए से जायद नए टैक्सेस लगाने की तजवीज़ दी गई है। टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए दरामदी सामान पर टैक्स ड्यूटीज़ बढ़ाने, खाने पीने की अशिया पर सेल्स टैक्स की छूट खत्म करने की भी तजावीज़ शामिल हैं। इसके अलावा विदोलिंग टैक्स बढ़ाने, सेल्स टैक्स पर छूट खत्म करने और कस्टम ड्यूटीज़ की शरह बढ़ाने की भी तजवीज़ दी गई है। ज़राए के मुताबिक दरामदी फूड आइटम्स की सप्लाई पर सेल्स टैक्स शरह बढ़ाने और सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स लगाने पर भी गौर किया जा रहा है। तजावीज़ मुआशी टीम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश की हैं, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने इन तजावीज़ को हतमी शक्ल देने की हिदायत की है। IMF ने स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए हुकूमत को बजट में टैक्स टू GDP बढ़ाने और टैक्स छूट ख़त्म करने की शर्त रखी थी, जिसके लिए FBR को आइंदा माली साल बड़ा टैक्स हदफ मिलने जा रहा है। रवा माली साल टैक्स नेट बढ़ाने के लिए FBR ने 5 लाख से ज़ायद टैक्स नादहिंदगान की मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करने का ऑर्डर जारी किया था, जिसमें इब्तिदाई तौर पर PTA और टेलीकॉम कंपनियों की जानिब से मज़ाहमत के बाद टैक्स नादहिंदगान की मोबाइल सिम्स मरहलावार बंद की जाने लगी। और अब FBR का कहना है कि 7,000 से ज़ायद अफराद की मोबाइल सिम्स टैक्स रिटर्न्स फाइल किए जाने के बाद बहाल कर दी गई हैं। इसके अलावा ज़राए से खबर सामने आई है कि अब तक 7,167 सिम्स टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद खोल दी गई हैं और अब तक 65,000 नॉन फाइलर्स का डेटा टेलीकॉम कंपनियों के साथ शेयर किया गया है। रवा माली साल FBR को 9,415 अरब रुपए का टैक्स हदफ दिया गया था, लेकिन रवा माली साल के इब्तिदाई 10 माह में FBR ने अपने टैक्स टारगेट से 48 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा किया है, जिसके बाद रवा माली साल का टैक्स हदफ हासिल करना मुश्किल नजर आ रहा है। दूसरी जानिब रवा माली साल मुल्क में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में कम कर्ज मिला है। नुमाइंदा जंग और द न्यूज़ मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक रवा माली साल के इब्तिदाई 10 माह में हुकूमत बैरूनी कर्जों की मद में सिर्फ 7.14 अरब डॉलर हासिल कर सकी है, जबकि पाकिस्तान की मुसलसल दरख्वास्त के बावजूद सऊदी अरब की पाकिस्तान को मौखर अदायगी पर तेल की खरीदारी की सहूलत अभी तक बहाल नहीं की गई है। खबर के मुताबिक पाकिस्तान को मौसूल होने वाले 7.14 अरब डॉलर्स में IMF से मिलने वाले 3 अरब डॉलर्स शामिल नहीं किए गए हैं। अगर इन 3 अरब डॉलर्स को भी शामिल कर लिया जाए तो रवा माली साल के इब्तिदाई 10 माह में पाकिस्तान को सिर्फ 10.3 अरब डॉलर्स मौसूल हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे के दौरान पाकिस्तान को 13 अरब डॉलर्स मिले थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।